हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्गीकरण की, और हम देख रहे थे किस प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन हमने किस प्रकार से किया है। वो कौन कौन से कैरेक्टर थे, कौन कौन से गुणधर्म थे जिनके आधार पर हमने अलग अलग कैटेगरी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अभी तक हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था आपको ये याद रखना है कि क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अरस्तु ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर यहाँ पे आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अभी तक पढ़ते चले आए हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके बेसिस क्या क्या थे। यहाँ पे सेल की जटिलता के बारे में बात की गई है, ऑर्गेनिज्म की जो जटिलता है यानी कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के आधार पर इन्होंने अलग अलग किंगडम को यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये जो टेबल आपके पास आती है ये आपको अच्छे से समझनी है। आप लर्न नहीं करेंगे, याद आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, समझना है। आपको देखना है कि सेल का टाइप किस प्रकार का था, सेल वॉल किस में पाई जा रही है, किस में नहीं पाई जा रही है। किसी में पाई जा रही है तो वो सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो हम बात कर रहे थे उसके बाद एक एक जो हमारे पास किंगडम आते हैं उसकी। सबसे पहले हमने बात की है किंगडम मोनेरा की। क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। हमने सबसे पहले देखा है किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जब हमने एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है तो बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो भी हमारे पास आ गए, जैसे कि यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोट्स होते हैं। जब हमने टेबल को यहाँ पे स्टडी किया था हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स यहाँ पे क्या होगा, मोनेरा होगा, बाकी सारे यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, मोनेरा क्या होगा यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे किंगडम क्या है यहाँ पे, यूकैरियोट्स है। इसका ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा यूनिसेलुलर है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, अगर न्यूट्रिशन की बात हमने की, हमने कहा यहाँ पे ऑटोट्रॉप भी है और हेटेरोट्रॉप भी है। इस प्रकार से हमने सारे कैरेक्टर को यहाँ पे क्या किया था, स्टडी किया था। अब यहाँ पे क्या है, जो बैक्टीरिया उनके अलग अलग शेप आती हैं जो कि आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या है, कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कुछ गोल नुमा संरचना यहाँ पे पाई जाती है, स्फेरिकल शेप जिसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। आपने बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम पढ़ेंगे जिसमें यहाँ पे कोकस आएगा। कोकस का मतलब क्या बता रहा है, उनके शेप को यहाँ पे बता रहे हैं। बैसिलस होगा जो रॉड शेप के होंगे, रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। विब्रियो जहाँ पे आएगा वो कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, स्पाइरलम आया है जो स्पाइरल शेप के होते हैं। तो हमने और क्या बात की, हमने कहा जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाए जाते हैं, हर कंडीशन में पाए जाते हैं, हर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इसी के बेसिस पे हमने जो किंगडम मोनेरा है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने कहा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं। किसके बेसिस पे, हमने कहा उनकी लोकेशन के बेसिस पे, उनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है उसके बेसिस पे। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल आती है। बैक्टीरियल सेल का आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी कि जो मोनेरा है, मोनेरा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होगा, बहुत कम टेम्परेचर जहाँ पे होगा, बहुत वहाँ पे जैसे डीप ओशन में होगा जहाँ पे कि सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, डेजर्ट में होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको कैसे एरिया बताए गए हैं कि जहाँ पे जीवन संभव नहीं है। जैसे कि क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इस लाइन को आप ध्यान दीजिए। These are most ancient bacteria found in the most extreme habitats such as salty area। ये कह रहा है कि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया, तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्या है, प्रोकैरियोट है, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है कि ये कहाँ पे रहते हैं, सॉल्ट एरिया, हेलोफाइल्स जिन्हें हम कहते हैं। कह रहे हैं कि ये सॉल्टी एरियाज में भी सरवाइव कर जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग में भी सरवाइव कर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हम कहते हैं। ये कह रहे हैं मार्शी एरियाज में भी ये रह जाते हैं, जिसे हम मेथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है,
यानी कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन में रह पा रहे हैं जहां पर कि नॉर्मली जो लाइफ है, जो जीवन है, उसकी संभावना नहीं पाई जाती। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या बात बताई गई है कि इनकी जो सेल वॉल होती है ये डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं। इनका जो चारों तरफ का पर्यावरण होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन की कंपैरिजन करें से, तो हम देखेंगे कि चाहे वहाँ पे टेम्परेचर को देख लीजिए, चाहे आप लाइट को देख लीजिए, चाहे आप और कंडीशन को देख लीजिए, वो क्या है वहाँ पे अलग सी है। तो इनकी जो सेल वॉल होगी वो भी अलग से होगी। अलग से का मतलब क्या है, ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि क्या है, अगर ये ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनमें क्या है, जो प्रोटेक्शन लेयर है, इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, मजबूत होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। यही बात हमने कहा कि जो सेल वॉल होती है वो और जो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग होती है। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें, हमने कहा ऑटोट्रॉपिक है ये। ठीक है, या तो ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं है तो कैसे होंगे, कीमोसिंथेटिक होंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इनका टीआरआरएनए और आरआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम होता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। ये किसके बारे में बात हो रही है, आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहला हमारे पास जो ग्रुप आता है वो है आर्की बैक्टीरिया, और सेकंड जो हमारे पास ग्रुप आता है वो है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया को ही हम क्या कह रहे हैं, ट्रू बैक्टीरिया कह रहे हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं। हमारे चारों ओर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो यही है, यू बैक्टीरिया। तो क्या क्या चीजें हमने इनके बारे में पढ़ी है, हमने कहा इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। हमने कहा ये लोकोमोशन यानी कि इनमें गति कैसे होती है, फ्लैजिला के माध्यम से होती है। फिर हमने कहा कि इनमें पिलाई भी होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और होस्ट बॉडी में चिपकने में भी मदद करते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लैजिला और पिलाई के का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो फ्लैजिला क्या होता है, लंबा सा होता है। जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लंबा सा होगा। जैसे ये यहाँ पे अगर बैक्टीरियल सेल है तो इस प्रकार से जो फ्लैजिला होगा ये लंबा सा होगा। पिलाई किस प्रकार से होंगे, छोटे छोटे होंगे। ये पूरी बॉडी में छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, राइजोबियम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जो आर्की बैक्टीरिया का यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यही चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम, हमारा जो नया टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया। हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो क्या होगा इनके बारे में अलग से आप देखेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने कहा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे होंगे ये, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे। ध्यान रखिए, साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह रहे हैं। और ब्लू ग्रीन जैसे कि कलर ही हमें बता रहे हैं कि इसका मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। तो सेकंड लाइन हमें क्या बताती है, बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं नेचर में कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया दे कंटेंट क्लोरोफिल। ऑब्वियसली बात है, जब हमने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी, जब हमने इन्हें कहा था तो हमें ये पता है कि इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं। क्योंकि सेकंड लाइन हमें क्या बता रही है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि इनमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात की, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक रीजन। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी। जब भी एक्वेटिक शब्द आएगा इसका मतलब है जलीय। तो ये किस एरिया में पाए जाते, पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा सम ऑफ दीज इवन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्टार कर लीजिए। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी और हमने क्या कहा था, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर गैस का अमाउंट है वो है नाइट्रोजन गैस का अमाउंट। लेकिन फिर भी जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं। उनमें से एक क्या है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसे फिक्स करेंगे।
तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब ही यही है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में बदलना, ताकि वो जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। और जब प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके तो वहां पे फिर नाइट्रोजन से क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इतना हमें पता है कि नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक है साइनोबैक्टीरियम। जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे आगे चल करके तो आप देखेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे इंक्लूड हैं, और वहां पे आप नाम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया का भी। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, नोस्टॉक है, एनाबीना है, स्पाइरुलिना है, ये क्या है, कुछ साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी है, हमने कहा है कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषक होते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा इनमें क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सारे क्या है, पिगमेंट है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा ये जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, कहाँ पाए जा रहे हैं, जलीय क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें नीलहरी शैवाल कहा जा रहा है। तो शैवाल कहाँ पे होते हैं, पानी में होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहां पे होते हैं। फिर हमने क्या कहा, इनमें से कुछ तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है नोस्टॉक है, एनाबिना है, स्पाइरुलिना है, ये सारे एग्जाम्पल है। आपके पास जो इमेज यहाँ पे है वो है नोस्टॉक की। ठीक है, ये हमारे पास नोस्टॉक आता है, और नोस्टॉक के आप एक यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेल होती है, हेटेरोसिस्ट होती है। तो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ध्यान दीजिए, नोस्टॉक का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर आपके पास साइनोबैक्टीरिया के बारे में आता है तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिखेंगे और डायग्राम में भी वहाँ पे बताएंगे। एग्जाम्पल आप 2 से 3 वहाँ पे लर्न करके जाएंगे, और कम से कम एक जो एग्जाम्पल होगा उसका डायग्राम आप वहाँ पे बना करके आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये बात की है हमने किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको क्या करना है, मोनेरा के कौन कौन से ग्रुप होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइनो बैक्टीरिया के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा किसके बाद आ रहा है, किंगडम मोनेरा के बाद आ रहा है। तो आप, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट चला जा रहा है, जैसे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी हो रहा है। जैसे अब अगर किंगडम हम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है। हमने किंगडम मोनेरा की बात की थी, प्रोकैरियोट्स था। जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, ये यूकैरियोट्स हो जाते हैं। यूकैरियोट्स का क्या मतलब है, अब यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन गई है और न्यूक्लियस हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा ना तो प्लांट है, ना ही फंजाई है, ना ही क्या है, एनिमल है, ना ही बैक्टीरिया है। तो ये क्या है, अलग सा जो किंगडम है हमारे पास। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। जो भी यहाँ पे हम जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके एग्जाम्पल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपने वो नाम पहले भी सुने होंगे, आपने कई नाम सुने होंगे। जब आप वेजिटेटिव, जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जब आप बाइनरी फिजन के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे सुना होगा। जो एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे वो किसके अंतर्गत आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो देख लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या यहाँ पे हमारे पास फीचर्स आते हैं। आपने पढ़ा प्रोटिस्टा आर सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बात हो गई है, यूकैरियोटिक आ गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज होगी वो कैसे होगी, मेम्ब्रेन बाउंड होगी, न्यूक्लियस यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहें तो कैसे होगा, सेलुलर लेवल का ही अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होंगे, लेकिन कुछ कुछ कैसे होंगे, कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बात की, हमने कहा प्रोटिस्टा कैसे यूकैरियोटिक जीव है, दैट आर नाइदर प्लांट्स
नॉर एनिमल्स और फंजाई। ये कह रहे हैं कि ये ना तो पौधे हैं, ना ही क्या है एनिमल है, ये जानवर है, ना ही ये क्या है कवक है, इसीलिए इन्हें सेपरेट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमने किंगडम मोनेरा में क्या रखे हैं, बैक्टीरिया रखे हैं, हमने प्रोटिस्टा को अलग किया है, उसके बाद हमने फंजाई को अलग कर रखा है, उसके बाद हमने प्लांटी को अलग किया है और एनिमिलिया को अलग किया है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोटिस्टा है वो अलग है, किंगडम मोनेरा से भी अलग है, किंगडम फंजाई से भी यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर इन नेचर बट कैन आल्सो बी फाउंड एज अ कॉलोनी ऑफ अ सेल। ये कह रहे कि वैसे तो ये नेचर में क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। तो यही चीज आपको बताई गई है कि प्रोटिस्टा प्रकृति में तो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इन्हें कोशिकाओं की कॉलोनी के रूप में भी पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मोस्ट प्रोटिस्ट लिव इन वाटर, डैम, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स और इवन एज अ पैरासाइट। कह रहे हैं कि अधिकांश प्रोटिस्ट पानी, नमस्थलीय वातावरण, यहाँ तक कि परजीवियों के रूप में भी रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत वेरिएशन यहाँ पे आ जाता है। कुछ प्रोटिस्ट कैसे होंगे कि जो अपना जो भोजन है वो किसी दूसरे पे निर्भर होंगे, कोई कैसे होंगे एक्टो पैरासाइट होंगे, कोई एंडो पैरासाइट होंगे। तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे पाई जाती है। जब हमने पूरी टेबल पढ़ी थी देखी, इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको क्या करना है, टेबल को अच्छे से पढ़ना है। तो जब हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात की थी और हमने प्रोटिस्टा को देखा था, हमने कहा था फोटोसिंथेटिक भी है और हेटेरोट्रॉप भी है। और हेटेरोट्रॉप में कैसे होंगे ये, हमने कहा कि ये पैरासाइट भी होंगे, और पैरासाइट में कैसे होंगे, एंडो रेक्टो दोनों होंगे। एंडो रेक्टो पैरासाइट क्या होता है, जो परजीवी होते हैं वो बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी होते हैं। तो बाह्य परजीवी से मतलब है कि बॉडी के बाहर रहते हैं, अंतर परजीवी से मतलब है कि बॉडी के अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर रह करके अपना पोषण ये अपना पोषण क्या करते हैं, ये लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलेगी। कुछ तो अपना भोजन स्वयं भी बना रहे होंगे, कुछ अपना भोजन किसी दूसरे से ले रहे होंगे, और उसमें अलग अलग प्रकार हमारे पास आते हैं। तो आपको क्या करना है, टेबल को अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे जो कैरेक्टर होंगे आप यहीं से याद कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की, अब हमने कहा कि जो प्रोटिस्टा है वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, वो मॉइस्चर वाली जगह में रहते हैं, और यहाँ तक कि वो किसी जीव के अंदर भी रहते हैं, किसी के शरीर के अंदर भी यहाँ पे रहते हैं। अब बात आएगी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो कौन कौन सी वो कैटेगरी होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो आपको कहा गया है किंगडम प्रोटिस्टा इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किए हैं। अब ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को। क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पहले लेक्चर में बताया गया था कि हर एक जीव की अपनी एक विशेषता होती है, अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। तो उस विशेषता को जानने के लिए जरूरी है कि हम उसे अलग अलग कैटेगराइज करें, क्योंकि आप देखेंगे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, इतने सारे हैं कि अगर एक एक की स्टडी हमने की तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ भी जीवों की यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि जो सिमिलर कैरेक्टर वाले होंगे, यानी जो एक जैसे गुण धर्म वाले होंगे, उन्हें हमने एक कैटेगरी में रखा है, जैसे कि मनुष्य हो गए हैं। अब हमने ऐसा नहीं होता है कि हम हर एक मनुष्य को स्टडी करते हैं, हमने एक मनुष्य को लिया क्योंकि जो भी कैरेक्टर, जो इंटरनली ऑर्गन्स होंगे या जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होगा, न्यूट्रिशन का जो तरीका है, रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, वो सभी एक जैसा होगा। इसीलिए हमने क्या किया, एक ह्यूमन पे हम स्टडी करते हैं, और जो चीजें हमें मिलती हैं, जो भी हमारी खोज होती है, वो सब पे ही अप्लाई होती है। इसीलिए हमारा क्या वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, आप किसी प्लांट को स्टडी कर रहे हो, अब आपने देखा कि उसी प्लांट के जो कैरेक्टर हैं वो जो जो फॉलो कर रहे हैं, जो प्लांट उसी कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सबको आपने क्या किया, एक कैटेगरी में रख दिया है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही प्लांट को वहाँ पे स्टडी करेंगे और आपको सारे प्लांट्स की वहाँ पे नॉलेज हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। अब वर्गीकरण को किस बेस पे हम कर रहे हैं, हमने कहा गुण धर्मों के आधार पर। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर को देखते हैं, जैसे कि किंगडम में हमने जनरल कैरेक्टर देखा, हमने देखा यहाँ पे कौन कौन से हमने कैरेक्टर देखे, हमने देखा कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होगा, जो सेल टाइप है वो किस प्रकार की होगी, पोषण किस प्रकार का होगा, हमने नॉर्मल से कैरेक्टर देखे। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने जैसे कि किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा को हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में डिवाइड किया।
तो ये हमने कब देखा, जब हम और डीप कैरेक्टर को देखने लगे। हमने क्या किया, और जो डीप कैरेक्टर थे उन्हें देखा, हमने देखा कि लोकेशन के बेसिस पे हमने अलग अलग उन्हें डिवाइड कर दिया है। हमने देखा कि उनका जो स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे हमने उन्हें अलग अलग डिवाइड किया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये देखा कि जो सेल टाइप है प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। हमने कहा प्रोकैरियोट है। अब आर्की बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया की बात करें, कैसी सेल थी, प्रोकैरियोट थी। हमने सबको एक ही किंगडम में रख दिया। जब हमने एक ही किंगडम में रखा, हमने देखा कि यहाँ पे इनकी जो लोकेशन है वो बहुत अलग अलग है, बहुत अलग क्लाइमेट में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो फिर हमने उसके आधार पर उन्हें फिर से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सेम यही चीज हम यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में भी फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि किसी में जो लोकोमोशन है वो अलग तरीके से हो रहा है, किसी में जो रिप्रोडक्शन है वो अलग तरीके से हो रहा है। इसके आधार पर अब हम इन्हें और ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो क्या बात हमने यहाँ पे देखी, हमने कहा प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो प्रोटोजोआ के ग्रुप में आते हैं, वो एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर होंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सब पता है एक कोशिकीय किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा हिस्टोरिकली प्रोटोजोन्स वर कॉल्ड एनिमल। क्या था कि पहले के टाइम पे जो प्रोटोजोन्स थे उन्हें एनिमल कहा गया था। ऐतिहासिक रूप से प्रोटोजोआ को पशु प्रोटिस्टा कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था, इसका रीजन आपको बताया गया है। प्रोटिस्ट एज दे आर हेटेरोट्रॉपिक एंड शोड एनिमल लाइक बिहेवियर। इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे विषम पोषी होते हैं और जानवरों जैसा व्यवहार करते दिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे सेपरेट किंगडम में रखा हुआ है। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जो यहाँ पे प्रोटोजोआ होते हैं वो एनिमल होते हैं। अगर वो एनिमल होते तो किंगडम एनिमेलिया में रखे जाते। अगर वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, इसका मतलब क्या है, ये एनिमल से डिफरेंट है। इसीलिए आपको पहली लाइन में बताया गया था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो ना तो कवक है, ना ही वो क्या है, प्लांट है, और ना ही वो एनिमल है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा द प्रोटोजोन्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब जो प्रोटोजोन्स हैं उन्हें भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से वो ग्रुप होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब आपको अमीबॉइड जो शब्द है उसे सुन के आपको क्या याद आया होगा, अमीबा की याद आई होगी। कहाँ हमने पढ़ा था अमीबा, जब हम पढ़ रहे थे प्रजनन के बारे में, और हम पढ़ रहे थे कि जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में जो बाइनरी फिजन होता है, तो किसमें होता है बाइनरी फिजन, हमने कहा था अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है बाइनरी फिजन, हमने कहा सिंपल, जो पेरेंट सेल है अमीबा की, जो जनक कोशिका है, वो दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। लेकिन सिंपली इतना नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगा, अमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और तब जाके वो दो सेल में डिवाइड होता है। अब डिवाइड होने से पहले भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसका अमाउंट पहले डबल होता है, उसके बाद डिवीजन होता है, तब जाके जो पेरेंट अमीबा है वो दो सेल में वहाँ पे डिवाइड होगा। तो क्या है ये, इसमें एक ही जनक शामिल है, इसीलिए हम क्या कह रहे थे, अलैंगिक जनन का प्रकार है। और बहुत बार हमने पढ़ा है, हम क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं यहाँ पे कि बाइनरी फिजन पाया जाता है अमीबा में। क्या क्या चीजें हमने अमीबा के बारे में पढ़ी है, हमने कहा है अमीबा एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब अमीबा में हमने कहा कि ये लोकोमोशन कैसे करता है, इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया होते हैं, उसके द्वारा ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है। और क्या पढ़ा था हमने, हमने कहा था अमीबा कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। और क्या चीज हमने पढ़ी थी, हमने कहा था अमीबा क्या था, माइक्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब क्या है, जो हम किंगडम यहाँ पे प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, वहां पे कैसे होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। सेम मोनेरा में भी यही बात अप्लाई होती है। बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैसे देखते हैं हम, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यानी कि क्या होंगे, ये माइक्रोब्स होते हैं जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिलेट करनी है। जो भी चीजें आप पीछे पढ़ते हैं वो चीजें जब आगे आती है तो वो सारी चीजों को आपको रिलेट करना होता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में आपको बताया गया है, मोस्टली फाउंड इन वाटर बॉडीज। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, ताजे या खारे जल निकाय में पाए जाते हैं, आइदर फ्रेश और सैलाइन। ये आपको बताया जा रहा है कि ये तो पानी में पाए जाते हैं। तो या तो वो कैसे पानी में होंगे, सैलाइन, यानी कि या तो नमकीन पानी में होते हैं, सॉल्टी वाटर में होते हैं, या फिर फ्रेश वाटर में होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपको बताया गया है दे हैव स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। अब जो स्यूडोपोडिया होते हैं इनमें होते हैं जो कि क्या होते हैं, नकली पैर होते हैं। यहाँ पे ये पैर नहीं होते हैं, क्या होगा देखिए, ये हमारे पास अमीबा आ जाता है। अब आपको ये तो पता है कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा अपना शेप बदलता रहता है। अब क्या है, इस अमीबा को यहाँ पे भोजन खाने, ये क्या है, फूड है, ठीक है, ये है फूड। अब देखिए अमीबा क्या करेगा, अमीबा ये फूड है, इस प्रकार से यहाँ पे अमीबा अपना शेप चेंज करेगा और इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमने इसे क्या कहा, स्यूडोपोडिया कहा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये अमीबा धीरे धीरे फिसलते हुए जाएगा और जो भोजन है उसे घेर देगा। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये फूड था, इस प्रकार से जो स्यूडोपोडिया है उसने पूरी तरीके से इस भोजन को घेर करके इसे अंदर डाल दिया है, यानी इसने इस प्रकार से कैप्चर किया होगा, बॉडी इस प्रकार से हो गई, ये जो फूड मटेरियल था ये क्या हो गया, अमीबा के अंदर आ गया। तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्यूडोपोडिया कह रहे हैं। ये पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, फॉल्स फीट कह रहे हैं। यानी कि पैर तो नहीं है लेकिन लोकोमोशन का काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में, which help to change their shape and to capture the engulfed food। अब क्या आपको बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये क्या होते हैं, ताजे और खारे जलनिकाय में पाए जाते हैं। उनके पास स्यूडोपोडिया जो कि क्या होते हैं, नकली पैर हैं, वो होते हैं। अब स्यूडोपोडिया का फंक्शन आपको बता रहा है, जो उनके आकार को बदलने और भोजन को पकड़ने और निगलने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास अमीबा आ गया है, यही चीज हमने यहाँ पे देखी है। हमने इसने क्या किया है, सबसे पहले भोजन यहाँ पे था, अब फूड ऐसा था नहीं कि फूड अमीबा के पास आ रहा है, अमीबा को फूड के पास जाना पड़ेगा, अमीबा के पास कोई पैर नहीं है। तो क्या होगा, ये जो बॉडी है ये ऐसे फिसलती है, इस प्रकार से फिसलेगी और ये जो पोर्शन है ये आगे की ओर आते चले जाएंगे, जैसे कि इस प्रकार से आ रहे हैं, इन्हीं को हम स्यूडोपोडिया कह रहे हैं। अब इस प्रकार से था, ये क्या होगा, धीरे धीरे आगे आएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि इससे पहले अगर हम एक और पोजीशन को बताना चाहें, इससे पहले हम एक और पोजीशन को बताना चाहें तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये फूड है, इस प्रकार से इसने इसे घेर, इस प्रकार से स्यूडोपोडिया आ गए हैं और इसने पूरी तरीके से इसे क्या कर लिया है, घेर लिया है। यहाँ पे क्या हुआ, अमीबा ने पूरी तरीके से इस भोजन को क्या कर लिया, घेर लिया है। अब ये पूरा क्या होगा, ये बॉडी यहाँ से क्या होगी, अटैच हो जाएगी और इस प्रकार से ये जो भोजन है ये अंदर चला जाएगा। तो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, देखिए स्यूडोपोडिया ने क्या क्या यहाँ पे किया है। यहाँ पे सबसे पहले उसके आकार को बदला है, शेप यहाँ पे चेंज हो रही है, आकार को बदलने के बाद भोजन को पकड़ा है, पकड़ा यानी कि भोजन को जब पूरा घेरा तो उसे पकड़ना कहते हैं, और निगलने में मदद की है। निगलने का मतलब क्या है, ये पूरी बॉडी यहाँ पे अटैच हो गई है, भोजन यहाँ से अंदर की ओर चला गया है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, अमीबा आता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हम इन्हें कहते हैं। अमीबा का डायग्राम आपको अच्छे से पता है क्योंकि हम इसे पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास जो प्रोटोजोन्स आते हैं उनका क्या नाम है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जैसे कि फ्लैजिला आपको पता है। फ्लैजिला कब हमने पढ़ा था, जब हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे थे, हमने फ्लैजिला की बात की थी और हमने कहा था फ्लैजिले का क्या काम होता है, यहाँ पे मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्टेड द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव फ्लैजिला, यानी कि क्या कह रहा है कि जैसे कि नाम से पता चलता है इस समूह के सदस्यों में फ्लैजिला होता है, ठीक है। फ्लैजिला होगा तो क्या होगा, लोकोमोशन यहाँ पे पाया जा रहा होगा। तो क्या बात की, हमने कहा दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासिटिक, यानी कि ये स्वतंत्र जीवन जीने वाले भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। यानी कि देखिए ये जो होंगे, इस सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यूग्लिना यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ गया है, ये कह रहे हैं या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो कैसे होंगे, ये परजीवी होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, इमेज देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, अमीबा का डायग्राम है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, अमीबा का डायग्राम बताना है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, यूग्लिना आता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इनमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। कहाँ है फ्लैजिला, ये रहा फ्लैजिला।
जो लंबा सा आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा को हमने शुरू कर लिया है और किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। तो क्लास आपको जितना भी पढ़ाया जाता है आपको क्या करना है, घर जाके उसे प्रैक्टिस करना है, उसे रिवाइज करना है और डायग्राम को आपको बनाना है। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।